Hello, dear learners. I hope your preparation is going well for KVS PGT Commerce exam or any PGT Commerce exam of any state, HPSC or KVS or DSSB. So here is the topic which I am going to discuss with you, that is share and share capital, nature and its टाइप. सो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी क्या होती है? एक कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो अपनी खुद की कैपिटल जनरेट नहीं कर सकती. सो इसलिए वो अपनी कैपिटल जनरेट करने के लिए वो दूसरे लोगों से, अदर पर्सन से उसको कलेक्ट करती है. और इन्हीं पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं पर्सन को हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं. ओके. और जितना अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करती हैं शेयर होल्डर्स, उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं. अ कंपनी कैन नॉट ओपन सेपरेट कैपिटल. सो सेपरेट कैपिटल अकाउंट, अ कंपनी एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं ओपन कर सकती. सो हर एक शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं. ओके. द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज़ वेरी वेरी लार्ज, सो दैट्स वाई कंपनी कैन नॉट ओपन सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच शेयर होल्डर्स. तो इसीलिए वो ओपन करती है एक कॉमन कैपिटल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट. सो नेक्स्ट आती है कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में बी क्लासिफाइड एज फॉलो. सो फर्स्ट कैपिटल आपकी आती है ऑथराइज्ड कैपिटल. सो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी कंपनी शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑथराइज कर देती है इशू करने के लिए, सो वो आपकी कैपिटल होती है ऑथराइज्ड कैपिटल. सो अ कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन दिस अमाउंट. सो जितना वो अमाउंट ऑथोराइज्ड कैपिटल में लिख देती है. ओके. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज्ड कैपिटल में जितना अमाउंट, मान लो 50 लाख का अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल वो लिख दिया, तो उससे ज़्यादा अमाउंट वो रेज नहीं कर सकती है कंपनी. ओके. सो ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक दूसरा नाम भी है, नॉमिनल कैपिटल भी हम इसको बोलते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी हम इसको बोलते हैं. अगर मान लो 50 लाख की आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कंपनी इसको बढ़ाना या घटाना चाहती है, तो क्या वो कर सकती है? वो कर सकती है एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है. कंपनी नीड नॉट इशू द अकाउंट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ टाइम. सो कंपनी के पास जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो सारी की सारी वो एक ही बार में इशू नहीं कर सकती. ओके. नहीं करनी भी चाहिए उसको. ठीक है. सो 50 लाख है तो उसमें से अगर उसने 30 लाख इशू कर दी फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, सो दैट विल बी कॉल्ड योर नेक्स्ट कैपिटल, दैट विल बी कॉल्ड योर इशूड कैपिटल. सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी इशूड कैपिटल के बारे में. तो इशूड कैपिटल क्या होता है? ये एक पार्ट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का. इट्स अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल जो एक्चुअली में पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है. और ये सिर्फ पब्लिक के लिए, इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो शेयर अलॉटेड टू वेंडर्स के लिए अगर हम शेयर अलॉट कर देते हैं तो वो भी इंक्लूड होते हैं. और द सिग्नेटरीज ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम, जो कंपनीज मेमोरेंडम की जो सिग्नेटरीज होती हैं उनको भी इशू करते हैं. नेक्स्ट वन, अगर मान लो कंपनी 50 लाख की जो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल थी, कंपनी की 50 लाख की ऑथराइज्ड कैपिटल थी, उसमें से 30 लाख उसने इशू कर दिया. 30 लाख उसने इशू कर दिया, तो बाकी के जो 20 लाख का अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बचा उसको क्या हम बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनइशूड कैपिटल. उसको बोलेंगे अनइशूड कैपिटल. अकाउंट authorized capital which is not issued or offered for public subscription, this is called unissued capital. So next है subscribed capital. subscribed capital क्या है? एक part of issued capital है which is actually subscribed by the public. so public ने जो actually इशूड कैपिटल का पार्ट सब्सक्राइब कर लिया वो आपका कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. इफ़ द शेयर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. मान लो कंपनी ने 3 लाख शेयर्स इशू करी थे, तो 3 लाख के 3 लाख ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए. तो अगर वो तो उस टाइम पे जो इशूड कैपिटल होगी और वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो दोनों की दोनों हम इक्वल मानेंगे. ओके. अगर 3 लाख शेयर इशू करे कंपनी ने, सो उसमें से सिर्फ 2.5 लाख ही पब्लिक ने सब्सक्राइब करें, तो
3 लाख इशू करे तो उसमें से 2,70,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब करे। ओके, 2,70,000, 2,70,000 अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, सो दिस इज 90% ऑफ द 3 लाख। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल का 90% इशू पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। सो ये क्या है, 2,70,000, 2,70,000 इज लेस देन 3 लाख रुपीज़। ओके, सो इस केस में क्या होगा, इस केस में द कंपनी 2,70,000 के लिए ही शेयर्स इशू करेगी। ओके, अलॉट करेगी। द कंपनी कैन अलॉट, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इन केस ऑफ नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। सो 2,70,000 जो है, 2,70,000 2,70,000 इज लेस देन 3 लाख। सो ये 3 लाख से कम है। सो इसीलिए कंपनी सिर्फ इन्हीं शेयर्स को अलॉट करेगी, ना कि 3 लाख को। ओके, सो ये समझा आपने। और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, 90% ऑफ 3 लाख। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कितने परसेंट जो पब्लिक को सब्सक्राइब करना है, 90% पब्लिक को सब्सक्राइब करना है। अगर उससे कम होता है तो कंपनी को सारा शेयर वगैरह दोबारा से वो सारा काम करना पड़ेगा। कंपनी आगे शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। ओके, कम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए उसके शेयर्स का। ओके, सो अगर 89% भी हो जाता है तो वो सारा का सारा अमाउंट कंपनी को वापस देना पड़ता है। ओके, सो अगर मान लो कि कंपनी ने इशू करे थे 3 लाख शेयर्स, कंपनी ने इशू करे थे 3 लाख शेयर्स, और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन के लिए आए, नंबर ऑफ़ शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए आपके, ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ़ शेयर ऑफर्ड से। 3 लाख ऑफ़र किए थे, 3,50,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आपके पास आ गया, तो अलॉटमेंट विल बी इक्वल टू द ऑफर। ओके, सो 3 लाख ही आप ऑफर कर पाओगे। ओके, 3 लाख के लिए 3 लाख ही आप अलॉट कर पाओगे शेयर्स को, और वो किस बेसिस पे, वो प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे आप अलॉट कर पाओगे। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन कभी भी रिफ्लेक्ट आपकी बुक्स में नहीं होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द बुक। शेयर अलॉटमेंट ऑन प्रो रेटा बेसिस, ये आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में। सो प्रोपोर्शनेटली कंपनी इशू करेगी शेयर्स, जो एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए प्रोपोर्शनलिटी हर एक शेयर होल्डर को इशू कर देगी, ताकि कोई भी शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए किसी को भी शेयर्स ऐसा ना हो कि किसी भी पर्सन को जिसने सब्सक्राइब करा है उसको शेयर इशू ना हो। ओके, अगर मान लो एक पर्सन ने 3,000 के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है, बट हम उसको 3,000 शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि हमारा जो सब्सक्रिप्शन कैपिटल है वो कम है, तो हम उसको प्रोपोर्शनलिटी शेयर इशू कर देंगे। Next one is called up capital. Called up capital, so it is a part of subscribed capital which has been called up on the share. So called up का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से पेमेंट मांगती है। ओके, कंपनी में आस्क टू कॉल एंटायर अमाउंट और पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, सो कंपनी अगर मान लो 10 रुपये का शेयर है, सो कंपनी 10 रुपये का शेयर पूरा भी शेयर होल्डर से पेमेंट मांग सकती है, और मान लो 10 में से सिर्फ 7 रुपये ही कंपनी मांग रही है पेमेंट। सो दिस विल बी योर कॉल्ड अप कैपिटल, 7 रुपीज़ विल बी योर कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, next is paid up capital. It is the portion of the called up capital which has been actually received from the share होल्डर। ओके, सो कंपनी ने कॉल करे थे 7 रुपीज़, लेकिन मान लो शेयर होल्डर्स ने पे किया सिर्फ 5। ओके, सो 5 विल बी योर पेड अप कैपिटल। ओके, अगर मान लो शेयर होल्डर से 7 के 7 रुपीज़ पे कर दिए, तो इसका मतलब हो जाता है आपका जो पेड अप कैपिटल है वो इक्वल हो जाएगी कॉल्ड अप कैपिटल की। सी हियर,
When shareholders paid all the called amount, called up capital will be equal to paid up capital. Okay. So अगर if shareholders has not paid called amount, shareholders has not paid called amount, such amount called as calls in arrears बोलते हैं. So उस केस में जो आपकी paid up capital होगी वो क्या होगी, called up capital minus calls in arrears. Next is your called up capital, uncalled capital. So portion of the subscribed capital which has not yet been called up. Subscribed capital का वो portion जो अभी तक called up नहीं करा, मतलब 10 में से 7 रुपीज़ के कंपनी ने कॉल अप कर लिए, 3 रुपीज़ के नहीं करे, तो दैट विल बी योर अनकॉल्ड कैपिटल. सो अनकॉल्ड कैपिटल में कलेक्ट दिस अमाउंट एनी टाइम व्हेन नीड्स फर्दर. अगर कंपनी को फर्दर फंड्स चाहिए होंगे तो किसी भी टाइम कंपनी शेयर होल्डर्स को बोल देगी कि ये वाली पेमेंट उनको कर दो. ओके, नाउ रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का पोर्शन होता है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के इवेंट के लिए कॉल किया जाता है. ओके, और अवेलेबल ओनली फॉर क्रेडिटर्स. ये वाला जो रिजर्व कैपिटल का अमाउंट है ये सिर्फ क्रेडिटर्स के लिए अवेलेबल होता है. सो हमने देखी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल. ओके, सो नाउ देख लेते हैं एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से जो कैपिटल कंपनी इशू करेगी पब्लिक को वो इश्यूड कैपिटल हो जाएगी. जो कंपनी नहीं इशू करेगी उसको अनइश्यूड कैपिटल बोल देंगे. इशूड कैपिटल में से जो कैपिटल कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करेगी वो होगी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल. और उसमें से भी अगर जो शेयर होल्डर्स हैं वो फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो वो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. अगर वो पूरा अमाउंट पे नहीं करते हैं तो सब्सक्रिप्शन बट नॉट फुल्ली पेड अप उसको हम बोलेंगे. सो यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल. मान लो शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल आपकी 5 लाख शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, तो टोटल आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी 50 लाख. और इशूड कैपिटल उनमें से 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के इशू करे हैं तो आपकी इशूड कैपिटल हो जाएगी 30 लाख. और सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड क्या 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, उसमें से कंपनी ने कॉल किए सिर्फ 7. सो 7. ओके, सो ये 7 जो रुपीज़ हैं कंपनी ने कॉल करे हैं 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और 3 फाइनल कॉल पे. और कंपनी ने जो फाइनल कॉल का अमाउंट है अभी कॉल नहीं करा है. ओके, सो एक जो शेयर है जो 3000 शेयर हैं, इफ कंपनी रिसीव्ड ऑल द अमाउंट एक्सेप्ट 3000 शेयर, कॉल मनी नॉट रिसीव्ड. 3000 शेयर्स के हमें कॉल मनी रिसीव नहीं हुई हैं तो हमारा कॉल इन एरियर्स कितना हो जाएगा 3000 इंटू 2. ओके, 3000 इंटू 2 दैट विल बी योर 6000. ओके, सो हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है वो क्या होती है, पेड अप कैपिटल जो होती है वो होती है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स. ओके, सो हमारी जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कितनी है 21 लाख, और इसमें से हम कॉल इन एरियर्स माइनस कर देंगे तो हमारी जो पेड अप कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी 20,94,000. Okay, so I hope this whole topic is clear to you. If you have any doubt, please do write in the comment section below. Thank you.